कल हमने माखनलाल चतुर्वेदी, भारत की आत्मा, जिन्हें भारत की आत्मा कहा जाता है, उनके राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारों के लिए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी, उन माखनलाल चतुर्वेदी का कल हमने परिचय पढ़ा था। और हमने उनकी एक बड़ी प्यारी सी कविता पढ़ी थी, कैदी और कोके। माखनलाल चतुर्वेदी की जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्होंने कविताएं लिखी, उसमें दो कविताएं बहुत प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है। एक है अमर राष्ट्र और एक है पुष्प की अभिलाषा। आज हम पुष्प की अभिलाषा उनकी कविता पढ़ेंगे। बेटा, ये जो पुष्प की अभिलाषा कविता है, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, कभी ना कभी आप पढ़कर आए होंगे। और उस समय आपकी जो उम्र रही होगी, उस उम्र के हिसाब से आपकी जो मतलब आप पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता रही होगी, उस आवश्यकता के हिसाब से आपने इस कविता का भावार्थ, इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़े होंगे। आज हम इस कविता का वर्तमान संदर्भ में, और चूंकि कॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं हम, तो इस लेवल पर आकर आज हम इसकी कविता की व्याख्या वर्तमान के संदर्भ में एक नए परिवेश में इसकी व्याख्या करते हैं। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कविता के बारे में मैं बताऊं, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं इस कविता का इतिहास क्या है। बेटा, ये कविता 101 साल पुरानी हो चुकी है। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल में ही लिखी थी। जैसा कैदी और कोयल की कल बात पढ़ी थी, उन्होंने जेल में ही लिखी थी। बिलासपुर की जो केंद्रीय कारागार था, उसमें इन्होंने 5 जुलाई और 1921 को ये कविता लिखी थी। और अब क्या चल रहा है? 2022। समझे? 101 साल से भी ज्यादा हो गया इस कविता को। ये कविता उन्होंने कैसे लिखी कि मैंने जैसा कल आपको बताया था कि वो अपने ओजस्वी भाषण और व्याख्यानों के द्वारा, पत्रकारिता के माध्यम से भी जो नवयुवक थे, जो नई पीढ़ी थी, उनको राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उत्साहित करते थे। तो इसी तरीके से वो अपने शहर का शनिश्चरी बाजार था, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध, उनकी शोषणकारी और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध लोगों को एक व्याख्यान दे रहे थे। और उस व्याख्यान में उन्होंने अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियों का विरोध किया और राष्ट्र प्रेम के लिए उत्साहित किया। अंग्रेजों को ये चीज कहाँ सहन होती? अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज दिया। तब उन्होंने 5 जुलाई 1921 को ये कविता लिखी। आपको मालूम है उस समय की पहचान क्या थी? उस समय उनकी पहचान थी कैदी नंबर 1527। उन पर एक आपराधिक केस लगाया गया था। उनके आपराधिक केस का नंबर था 39 और उनकी उम्र उस समय की मात्र 32 साल की उम्र थी। उस उम्र में उन्होंने कैदी नंबर 1527 की पहचान से ये कविता लिखी। और जितनी ये कविता आपको छोटी दिखाई दे रही है ना, उतनी ही इस कविता के भाव बहुत गहरे हैं। जब इस कविता को हम पढ़ते हैं तो जब जो समाप्त हो जाती है ना, तो छोटी सी कविता है, हम ढूंढते रह जाते हैं कि कुछ और भी लिखा है क्या आगे। लेकिन कविता बिल्कुल छोटी सी समाप्त हो जाती है और हमारे अंदर इतने भाव आंदोलित कर देती है कि आज से 101 साल के बाद भी ये कविता देशभक्ति की भावना जगाने में पूरी तरीके से सक्षम है। जहां भी देशभक्ति और राष्ट्र भावना की बात होती है, वहां पुष्प की अभिलाषा कविता की बात ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो ये कविता पर्टिकुलर किसी देश, पर्टिकुलर किसी घटना, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये कविता देखिए तो एक सार्वकालिक कविता है, सार्वभौमिक कविता है। हर देश के देशभक्तों के चरित्र को उतारती हुई कविता है। इस कविता में कवि ने पुष्प की अभिलाषा यानी कि एक फूल की इच्छा बताई है। अब आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है कि कवि ने पुष्प की अभिलाषा के रूप में ही ये कविता क्यों लिखी, पुष्प का ही प्रयोग क्यों किया, कि पुष्प की क्या इच्छा है? क्योंकि जो पुष्प होता है वो इस प्रकृति का सबसे कोमल और सबसे मृदु उपादान है या नहीं है? और कोमल भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वो कोमल भावनाओं वाला मृदु और कोमल जो पुष्प है, वो भी किस तरीके से राष्ट्रीय भावना की एक प्रचंड भावना अपने मन में रखता है। तो जब पुष्प के मन में यह भावना है, तो हम तो जीते जागते इंसान हैं। और ये पुष्प यहाँ प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसी भी देश के नौजवानों का, किसी भी देश के देशभक्त और राष्ट्रवादी व्यक्तियों का प्रतीक है कि उनके मन में क्या अभिलाषा आती है, क्या इच्छाएं आती हैं। जब इस कविता को हम पढ़ते हैं कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद
प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर हेठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, और उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अने। बेटे जब इस कविता को हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें तो ये कविता हमसे एक प्रश्न पूछती है, देशभक्ति, राष्ट्रीयता की भक्ति, क्या मतलब है इसका? क्या केवल देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भक्ति यही है कि सीमा पर जाकर युद्ध करें और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कविता हमको बताती है कि केवल अपने प्राणों का बलिदान दे देना ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति हम बहुत अलग अलग तरीके से अपने देश की सुरक्षा करके अपने देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जो मेरा कर्तव्य है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। मतलब यदि किसी की सामर्थ्य ज्यादा है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने देश के प्रति समर्पण का भाव और त्याग दिखाए। लेकिन जिसकी सामर्थ्य है तो फूल अपना सामर्थ्य दिखा रहा है कि मेरा सामर्थ्य कितना है। मेरा सामर्थ्य ये नहीं है कि मैं बंदूक लेके बंदूक चलाऊं या तलवार लेके युद्ध मैदान में लड़ जाऊं, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। मेरा सामर्थ्य ये भी नहीं है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, आंदोलन करूं। जो मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरा उपयोग क्या है, मेरा उपयोग अब तक किस किस काम के लिए किया गया है, कि मेरा उपयोग इसलिए किया गया है कि वो उनके गहने बनाए जाते हैं, जो अप्सराएं होती हैं, जो देव कन्याएं होती हैं, वो अपने गहनों में मेरे फूलों का मतलब फूलों का प्रयोग करती हैं। या आपने देखा होगा वो फूलों का प्रयोग जो वरमाला है, माला बनाने में किया जाता है। हम गिफ्ट किसी से को अपनी तरफ से उपहार देते हैं, अपनी प्रेम भावना का इजहार करने के लिए फूलों का शुरू से प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई प्रेमी भी जब प्रेमिका को प्रपोज करता है तो फूल के माध्यम से प्रपोज करता है, या हम किसी को गिफ्ट देते हैं, अपनी भावना बताते हैं। तो आजकल बुके का फैशन चल गया है, माला और बुके के माध्यम से हम अपनी आदर की, सम्मान की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। और फूलों का प्रयोग किस किस लिए होता है कि कोई बहुत महापुरुष, बड़े महान पुरुष, सम्राट, राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप भी पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ये चीज हमने देखी है नहीं देखी है। और बहुत बड़ा प्रयोग क्या होता है पुष्पों का, कि जब भी हम किसी ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो रोली चंदन चावल वगैरह के साथ साथ हम उन पे पुष्प भी अर्पित करते हैं। तो पुष्प हमारी भावनाओं को प्रकट करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। वो पुष्प कह रहा है कि मेरा प्रयोग आप इन चीजों के लिए ना करें, मेरा प्रयोग किस चीज के लिए करें? क्या कह रहा है वो? मुझे तोड़ लेना वनमाली, और उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। और देखो यहाँ पर एक जो शब्द, इसे एक एक शब्द में एक एक भावना भरी हुई है। पुष्प ये नहीं कह रहा मुझे चढ़ा देना, कह रहा कह देना फेंक, यानी कि पुष्प को कोई आदर और सम्मान की आशा और आकांक्षा, ये उसकी इच्छा नहीं है कि कोई मुझे बहुत सम्मान दे। वो कह रहा फेंक देना। कहाँ फेंक देना? उस सड़क पर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से वीर पुरुष मातृभूमि पर अपने प्राण चढ़ाने के लिए जाते हैं। मैं उनके पैरों पे वो कोमलता का एहसास देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि युद्ध भूमि में जाकर उन्हें बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, तो वहां जाने से पहले मैं उनके चरणों को स्पर्श कर लेना चाहता हूँ, मैं उन्हें अपना प्रणाम देना चाहता हूँ, मैं उन्हें कोमलता का भाव स्पर्श कराना चाहता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मेरा यही अवदान बहुत है, मेरा यही योगदान बहुत है कि मैं उनको कहीं ना कहीं कोमलता का, प्रेम का एहसास कराऊं, उनके पैरों को आराम दूं, क्योंकि वो जाकर अब युद्ध लड़ने वाले। तो इस कविता को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक चीज और याद आती है, वो ये याद आती है कि हमारे राष्ट्र में जो देशभक्त हुए हैं, वो जो देशभक्त हैं, उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आराम, बड़े बड़े कुर्सियां और बड़े बड़े मतलब ऐशो आराम की जिंदगी त्याग कर, और उन्होंने भी इसी तरीके से, जैसे अब देखो पुष्प है, वो सम्राटों के शव पर चढ़ सकता है, पुष्प है उसका मालाओं में प्रयोग किया जाता है, पुष्प है उसको देवों के सिर पे चढ़ाया जाता है, पुष्प है उसको देव कन्याओं के गहनों में गूंथा जा सकता है। लेकिन वो सारे ये सम्मान नहीं चाहता, वो सारे आनंद, ये सुख नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? उन पैरों के नीचे दब जाना चाहता है, उन पैरों के नीचे कुचल जाना चाहता है जो पैर देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण है बेटा, चाहे आप नाम ले लीजिए, वल्लभ भाई पटेल का ले लीजिए, गांधी जी का ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का ले लीजिए। ये बहुत ही संपन्न परिवार के लोग थे। भगत सिंह का ले लीजिए आप, बहुत ही संपन्न और अच्छे परिवार के लोग थे। ये बहुत अमीर घर के लोग थे, ये अपना जीवन बहुत सुख से बिता सकते थे, बहुत ऐशो आराम से बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने सारे वो ऐशो आराम, वो आनंद, वो सुख सब त्याग कर
और क्या कर दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। देश, घर छूट गया उनका, उनका घर बार परिवारजन सब छूट गए, कोई शादी ब्याह नहीं की और सारे के सारे अपने जीवन को किसके लिए समर्पित कर दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। तो इसकी पुष्प की अभिलाषा को देखकर हमें ऐसे वीर याद आते हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ आराम, सारा कुछ सुख, सारा कुछ सम्मान आदर छोड़ के और जेलों में कारागारों में अपने जीवन को बिताया, अंग्रेजों के दुख सहे, भूख फाके किए, प्यासे मरे, हर तरीके की उन्होंने ऋतु की, परिस्थितियों की, सब तरीके की मार सही, लेकिन अपने राष्ट्रीयता की भावना को कम नहीं होने दिया। तो ये कविता हमको ये भी बताती है पुष्प की अभिलाषा, एक पुष्प की क्या इच्छा है, यानी कि एक कोई भी देश है, उस देश के नौजवानों की जिसके अंदर देशभक्ति है, वो किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता है, ये कविता हमको ये बताती है। और बिना इस बात को सोचे कि मैं कितना कर पाऊंगा, मेरे में तो अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास तो इतना सारा सुविधाएं नहीं है, मत सोचिए। जो तुम्हारी सुविधा है उस सुविधा के अनुसार, केवल अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार देश के प्रति अपने भाव प्रकट कर दीजिए। पुष्प हमें ये बता रहा है। इसको देखकर आपको याद नहीं आ रहा, आपको राम जी की गिलहरी याद आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, ma'am. राम जी जब अपना पुल बना रहे थे तो वो गिलहरी भी क्या कर रही थी, अपने मुंह में थोड़ा सा पानी ला के डाल रही थी। लक्ष्मण जी ने पूछा भी ये गिलहरी के इस पानी से क्या हो गया कि बूंद ला के डाल रही है। राम जी ने क्या कहा, जितनी उसकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से वो अपना योगदान दे रही है। तो पुष्प भी यही कह रहा है कि जो मेरा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से मेरा सामर्थ्य यही है कि मैं उन लोगों को अपनी भावना प्रकट कर सकता हूँ, उन लोगों के प्रति उन लोगों को कोमलता का एहसास करा सकता हूँ, उन लोगों को मतलब अपनी खुशबू से आनंदित कर सकता हूँ। तो मैं किसके पैरों के नीचे कुचल जाना ज्यादा पसंद करूंगा, जो मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि मैं देशभक्तों की सेवा करके ही बहुत खुश हूँ। बेटा आपने यदि देखा हो तो लोग यात्राओं पे निकलते हैं, तो बहुत से लोग तो यात्रा पे निकल के और जाके अपने जो अपने इष्ट देव होते हैं उनके दर्शन करते हैं। यात्रा पे निकलेंगे तो रामदेव जी की है, मालपुरा की आप जाके देखते हो, पर बहुत सारे लोग आपने ये देखा होगा वो मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो यात्रा पे लोग निकले हैं उनकी सेवा करते हैं। देखा ना, जगह जगह आपने देखा होगा कि जब यात्रा पे निकलते हैं तो दोनों अपना खाना, उनके लिए शरबत, उनके लिए पानी लेके खड़े हो जाते हैं। और जो यात्रा पे जा रहे होते हैं, मैंने देखा उनके पैर धो रहे हैं, वो उनके पैरों में मलहम लगा रहे हैं, चोट क्या कर रहे हैं वो, कि वो यात्रा पे नहीं जा पा रहे हैं, पर यात्रा पे जाने वाले जो भगवान के भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। फूल भी यहाँ पर यही अभिलाषा प्रकट कर रहा है कि मैं युद्ध पे लड़ने नहीं जा पाऊंगा, लेकिन वनमाली तुम मुझे तोड़ना। और देखो वो एक और तोड़ना, ये जो वनमाली तोड़ना, ये भी एक भाव प्रकट कर रहा है। क्या करना है कि जैसे जो देश प्रेमी, देशभक्त लोग हैं, वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं। भगत सिंह ने अपना परिवार छोड़ दिया, सुभाष चंद्र बोस ने अपना परिवार छोड़ दिया, ऐसे ही मैं भी अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो जो डाली है वो क्या है, उसका घर है, वो उस घर से अलग होकर और कहाँ समर्पित हो जाना चाहता है, उन देशभक्तों के चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। और ये तो उसकी नियति है, ये तो उसकी नियति है कि वो डाली से कभी ना कभी तो टूटेगा। हम सबकी भी नियति है बेटा, हम भी कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, लेकिन कैसे मरे, मरने की कला आनी चाहिए। ये तो सबकी नियति है, सबको मरना है। जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है वो क्या मरेंगे नहीं कभी? जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं करे तो वो क्या अमर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। उन्हें भी मरना तो है, पर मरने की कला, मरने का स्टाइल, मरने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन जीने का उद्देश्य उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मरने का उद्देश्य मेरा क्या हो। तो वो मरने का उद्देश्य बता रहा है कि मेरा मरने का उद्देश्य होना है कि मरते मरते भी मैं उन मातृभूमि के जो लाडले हैं उन लाडलों के चरणों में बिछ जाना चाहता हूँ। क्लियर, समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको बात? इन भावों को लेकर हम यदि इस कविता को पढ़ेंगे तो हमें ये कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। वो कह रहे चाह नहीं सुरबालों के गहनों में घूता जाऊं, मेरी चाह नहीं है। पुष्प कह रहा है ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरी अभिलाषा नहीं है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है कि मैं देव कन्याओं के, मैं अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाऊं। आप सबने देखा होगा कि अपना जो भारत है उसकी आपने प्राचीन पौराणिक कहानियां देखी होंगी, तो उन पौराणिक कहानियों में आपने देखा होगा कि जो देव कन्या है, जो अप्सराएं हैं, वो सोने चांदी के गहने नहीं पहनती हैं। किसके गहने पहनती हैं? फूलों के गहने पहनती है। ताजे ताजे सुरभित सुगंधित जो पुष्प होते हैं उनके गहने पहने जाते हैं। और ये मतलब ये पुष्प का एक बहुत बड़ा उपयोग है। लेकिन जो पुष्प है वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे देव कन्याओं या अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाए, मतलब मेरा इतना बड़ा उपयोग किया जाए कि देव कन्याएं
मुझे अपने गहने के रूप में मैं उनका सौंदर्य बढ़ाऊं। मैं नहीं चाहता कि मैं देव कन्याओं का सौंदर्य बढ़ाऊं, मैं तो उन मातृभूमि के लाडलों के पैरों की सेवा करना चाहता हूं, उनको कोमलता देना चाहता हूं। और चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला वरमाला में गुथ कर दुल्हन को ललचाऊं। या यहाँ पर ये वाली बात भी के साथ साथ आप अंदाज लगाइए कि जो पुष्प है वो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेम की भावना को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब भी प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो एक दूसरे को पुष्प देकर, पुष्प की माला देकर या पुष्प गुच्छ देकर उनका मान सम्मान या अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। वो कहते हैं मैं अपना ये उपयोग भी नहीं चाहता कि मैं कोई गुलदस्ते का फूल बन जाऊं, मैं किसी बुके का हिस्सा बन जाऊं, मैं किसी माला का पार्ट बन जाऊं और प्यारी को, अपने प्रिय को ललचाऊं। उस पुष्प को देखकर मतलब जो प्रियतमाएं हैं, जो बालाएं हैं, वो आकर्षित होती हैं, खुश होती हैं। मैं ये भी नहीं चाहता हूं। और चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं। और पुष्प ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरी ये भी चाहत नहीं है कि मैं श्रद्धांजलि स्वरूप किसी महापुरुषों के शव पर डाला जाऊं। ये भी पुष्प का एक बहुत बड़ा गौरव है कि देखो हम अपने खुशी के, अपने प्रेम की भावनाएं भी पुष्पों के द्वारा अर्पित करते हैं और हम अपने दुख की और वेदना के भावों को भी पुष्प के माध्यम से अर्पित करते हैं। तो जब कोई महापुरुष खत्म हो जाते हैं तो आपने देखा होगा श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प उनको अर्पित किए जाते हैं, करते हैं हम लोग। वो कहते हैं मैं ये भी नहीं चाहता मेरा ये उपयोग हो, मैं ये भी नहीं चाहता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इटलाऊं, घमंड करूं कि देखिए मैं तो देवों के सिर पर चढ़ा हूं। देखो एक मुहावरा, सिर पे चढ़ना। सिर पे चढ़ने का मतलब क्या है? अपन कहते हैं मैं तो सिर आंखों पे रख रहा हूं। सिर आंखों पे रखने का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा मान सम्मान देना। और वो भी किसके सिर पे चढ़ना? देवताओं के सिर पे चढ़ना। कितनी महान बात है। हम लोग तो जरा सी देर में फिसल जाएंगे। अरे भाई, अभी आपसे कोई कहते कि चलो वहां पर देशभक्ति की इवनिंग हो रही है, चलिए वहां चलें, आज तो जो अपना शहीद स्मारक है वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, 26 जनवरी है वहां चलेंगे। और दूसरी तरफ आप यदि देखें तो अरे भाई वहां तो शानदार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम हो रहा है और कटरीना कैफ आ रही है। ईमानदार से आप क्या करोगे? अरे कटरीना कैफ को देखने जाएंगे हम तो। आप वहां 26 जनवरी पे शहीद स्मारक पे नहीं जाओगे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं, मैं देवों के सिर पे चढ़ना नहीं चाहता। मैं तो क्या, और अपने भाग पर इस बात पे मैं घमंड भी करना नहीं चाहता कि मेरा इतना बड़ा उपयोग हो रहा है, इतना बड़ा सदुपयोग हो रहा है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ रहा हूं। मैं ये घमंड भी करना नहीं चाहता। तो फिर पुष्प क्या चाहता है? बड़े प्यार से उसने 2 लाइन में अपनी बात कह दी है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली तू मुझे तोड़ लेना। जब मैं परिपक्व हो जाऊं, जब मैं पूरी तरीके से खिल जाऊं, तो तू मुझे तोड़ लेना। यानी कि एक तरीके से क्या है कि जैसे हमको मृत्यु प्राप्त हो जाती है, जब हम अपना पूरा जीवन में आते हैं और उद्देश्य, किसी उद्देश्य के लिए अपने प्राण त्याग रहे हैं, तो मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पद पर तुम देना फेंक। किस पद पर देना? फेंक देना। मैंने भी बताया आपको, वो ये नहीं कह रहे कि मान सम्मान के साथ मुझे थाली में सजा के लेके जाना। वो नहीं चाहता कोई मान सम्मान। वो कहता बस तुम तो उस पद पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने। केवल उस रास्ते की धूल बन जाना चाहता हूं मैं जिस रास्ते से मातृभूमि पर बलिदान देने के लिए वीर जा रहे हैं। उस रास्ते की धूल बन जाना चाहता हूं। उन मातृभूमि के लाडलों के पैरों को थोड़ा सा आराम, थोड़ी कोमलता, थोड़ी सुगंध उनके जीवन में बिखेर देना चाहता हूं। बस मेरा यही जीवन का उद्देश्य, और ये उनके जीवन की सार्थकता है कि फूल खिला, खिलकर टूटा और टूटकर उसके जीवन की सार्थकता किसमें हो गई कि उसने मातृभूमि के लाडलों के पैरों को केवल कोमलता प्रदान कर दी, कि उसके पैरों पे कांटे ना चुभे, उनके पैरों में भी फूल की कोमलता का एहसास हो। तो ये जो कविता है वो हमको, केवल हमको नहीं, मैं तो कह रही हूं दुनिया के हर व्यक्ति को ये संदेश दे रही है कि देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य है। और वास्तव में जो पुष्प है वो एक प्रतीक है नौजवानों का, जो देश के प्रति अपनी भावना रखते हैं। और उसके माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी अभिलाषा बताई है। एक तरीके से देखिए तो यह पुष्प कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी अपने आप को पुष्प के रूप में रूपायित कर रहे हैं और पुष्प के माध्यम से वो अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे कोई बहुत श्रद्धा भाव
नहीं चाहिए। मैं अपनी सामाजिक सम्मान और जो मुझे आर्थिक सुविधाएं मिले, मैं उस पर कोई घमंड करना नहीं चाहता। मैं तो अपने प्राणों को देश के लिए त्याग देना चाहता हूं, और न केवल देश के लिए बल्कि जो देश पे न्यौछावर हो रहे हैं जो व्यक्ति, मैं उनको अपने श्रद्धा भाव अर्पित करना चाहता हूं। तो इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी देशभक्ति की भावना किस रूप में दी है कि उन्होंने उन मातृभूमि के लाडलों को उत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर सकारात्मक भावना भरने के लिए अपनी कलम से ऐसी कविताएं लिखी हैं जिससे कि उन स्वतंत्रता सेनानियों में जोश आ जाए, उनमें निराशा नहीं आए, उनमें अंग्रेजों के जो अत्याचार हैं, जो उनका शोषण है, उसको सहने की हिम्मत आ जाए। तो माखनलाल चतुर्वेदी अपने तरीके से देश सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इस कलम से। वो कलम के सिपाही हैं, अपने कलम से वो उन वीरों को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सीमा पे जाके लड़ रहे हैं, कुछ भगत सिंह जैसे लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हैं जो अपने क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, गांधी जी जैसे लोग हैं जो अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, और हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जैसे लोग हैं जो कि अपने कलम से देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, और ऐसी कविता लिख के वो देशभक्ति की भावना सब में फूंक रहे हैं। और ये भावना ऐसी नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन में आजाद हो गए तो ये भावना खत्म हो गई। देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति जो प्रेम की भावना है वो तो एक शाश्वत भावना है, वो तो हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए आज 101 साल के बाद भी, और चाहे 1001 साल हो जाए, चाहे 1,00,000 साल हो जाए, चाहे 1 करोड़ साल हो जाए, लेकिन पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो हर देश प्रेमी को उत्साहित करती रहेगी, उन्हें प्रेरित करती रहेगी। इसलिए इस कविता के लिए तो हम अंत में माखनलाल चतुर्वेदी का यही प्रणाम करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि ऐसे कवि हमारे देश में, हमारी जन्मभूमि पर बार बार आए और ऐसी कविताएं वो लिखें जिसके अंदर लोगों में भावना, देशभक्ति के प्रति भावना आए। क्लियर? और आपने क्या देखा? भाषा एकदम सरल और सहज, कहीं भी किसी शब्द का अर्थ आपको जानने की उत्सुकता हुई? भावों से भरी हुई है, भावों के अनुरूप है, और कितनी छोटे शब्दों में, कितने कम शब्दों में इतनी बड़ी भावना को उन्होंने प्रकट कर दिया। हिंदी की खड़ी बोली है, सहज और सरलता है, और भी क्योंकि कविता में सहज और सरलता है तो सहज और सरलता के साथ ही कुछ अलंकार भी आ गए हैं, संगीतात्मकता भी आ गई है, अंतरनुप्रास अलंकार हमें देखने को उसमें मिल ही रहा है। देखो, बूथा जाऊं, ललचाऊं, जाऊं, इटलाऊं, लास्ट में ऊ आ रहा है ना, मुहावरे का भी प्रयोग कर लिया, सिर पर चढ़ना मतलब बहुत ज्यादा सम्मान मिल जाना, ये सब इनकी जो भाषा है उसकी विशेषता है, और ये गीत शैली में लिखी हुई इनकी कविता है। तो इस तरीके से ये जो पुष्प की अभिलाषा कविता है वो भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टि से बड़ी उत्कृष्ट कविता है। क्लियर? समझ में आया? एग्जाम में आ जाओगे, बड़े आराम से कर दोगे, मजा आया? ओके।